बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के परिवेश में ये जो प्रश्न है बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, और इसे हमें सिर्फ एक पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, इसे हमें सामाजिक स्तर पर भी जो है इसको हमें इसका विचार मंथन हमें करना होगा। अगर हम इस समस्या को समझें तो हमें दो स्तर पे इस समस्या को समझना पड़ेगा कि सामाजिक स्तर पे जो है इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और पारिवारिक स्तर पर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो जितना मुझे समझ में आता है, सामाजिक स्तर पर जो है एक समाज तभी बनता है जब उसके अंदर एक विचार होता है और एक विचारधारा को जो समाज जो है उसको फॉलो करता है। अगर किसी भी समाज में जो है विचार की कमी है, अगर अच्छे विचारों की कमी है, तो वो समाज जो है वो हमेशा पतन की ओर ही अग्रसर होता है। उसका नैतिक नैतिक पतन भी होता है और उसका सामाजिक पतन भी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को हमें सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक या व्यक्तिगत स्तर पर हमें जो है इसको देखना होगा। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो हमारे आसपास अगर हम देखते हैं और इस गूगल मीट में जितने भी यहाँ पे उपासक उपासिका उपस्थित हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से कभी न कभी जुड़े ही होंगे। और हम भी अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन का काम कर रहे हैं, हम बुद्ध के शिक्षाओं को का प्रचार प्रसार करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितने संगठन आज हमारे भारतवर्ष में खड़े हैं, उसके मुकाबले अगर हम बात करें हमारे सामाजिक उत्थान और हमारे सांस्कृतिक उत्थान, या यूं कहूं कि हमारे जो नैतिक उत्थान है, उसमें उनका जो रोल है बहुत ही नगण्य है। बहुत ही बहुत ही छोटा रोल हमें नजर आता है कि बहुत ही ऐसे कम संगठन हैं जो सही लीक पे चल के जो है वो उस विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें सामाजिक स्तर पे इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, तो सभी सामाजिक संगठनों का और सभी जितने भी बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसार के लिए जितने भी संगठन बने हैं, उन सब का यही दायित्व बनता है कि वो बच्चों में जो है विचारधारा की का विकास करें। बच्चों के अंदर है तथागत की शिक्षाओं का, बाबा साहब की शिक्षाओं का और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सब की शिक्षाओं का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हम जिसको हम कहते हैं, वो तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम उनको धम्म का मार्ग देंगे। क्योंकि तथागत को जो है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी माना जाता है, एक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, और उनके जो दिया हुआ जो मार्ग है वो बिल्कुल ही ऐसा मार्ग है जिसके अंदर अंधविश्वास पाखंड का कोई भी स्थान नहीं है और जो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो एक जीवन जीने की कला है, जो हमें जीवन जीने का एक मार्ग सिखाता है और जिस पे चलकर मानव जो है अपने कल्याण का मार्ग खोज सकता है। तो अगर हम तथागत का मार्ग हमारे बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही हम उनके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आए, तो हमारे बच्चों का जो है वो नैतिक, सामाजिक और मैं तो कहूंगी कि आर्थिक उत्थान भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई भी परिवार पाखंडवाद में, अंधविश्वास में पड़ता है, तो उसका आर्थिक पतन सबसे पहले होता है, और आर्थिक पतन के साथ साथ उनका मानसिक, सामाजिक और नैतिक पतन भी उनका होता पतन भी चला उनका जाता है। होता चला जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज इको हो रही है क्या? जी मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है। आप बोलिए, कंटिन्यू ओके। करिए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है उनको ऐसे जो गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे कि हमें इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे फैलाए। इस तरह के कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम बच्चों के अंदर, ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहने चाहिए जिससे कि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। इसमें जिस तरह से हम भाषण प्रतियोगिता या लेखन प्रतियोगिता या फिर हम वाद विवाद प्रतियोगिता या पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, इस तरह की अगर हम प्रतियोगिताएं कराएंगे तो यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत उत्साह के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और
हमें भी ये पता लगता रहता है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह का कंटेंट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और किस तरह के कंटेंट को उनके अंदर हमें पहुंचाना है। अभी तक हमें ये नहीं पता लग पाया है कि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे वो किस तरह की विचारधारा पे चलने के लिए वो अग्रसर है। क्योंकि अभी तक 2 पीढ़ियाँ जो हैं वो हमारे सामाजिक संगठनों में या हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और वो दोनों पीढ़ियाँ जो हैं वो इतना अभी तक विकास नहीं कर पाई हैं जितना उन्हें करना चाहिए था। तो हम अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें, तो उनमें वो विचारधारा कितनी पहुँची है, ये चीज़ का एनालाइज़ हम इसी तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित करके ही करवा सकते हैं। ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे बच्चे जो हैं किस तरह के कंटेंट को पढ़ रहे हैं या किस तरह के कंटेंट को वो एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत फास्ट हो गए हैं, बहुत मतलब जिसको अगर हम कहें कि बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो अगर मान लो बच्चे क्यों, हमें भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम सीधा जो है इंटरनेट का सहारा लेते हैं और इंटरनेट पे आपको पता है कि किस तरह के कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं। तो हमें बच्चों को ये भी बताना होगा कि इंटरनेट पे जो सारी जानकारी है वो ऑथेंटिक नहीं है, हमें उन्हें किताबों की तरफ मोड़ना होगा। जब तक बच्चे किताबों की तरफ नहीं मुड़ेंगे, जब तक उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स नहीं आएंगी, तब तक उनके पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाएगी और वो हमेशा भ्रमित रहेंगी। और भ्रमित जो पीढ़ी होती है या भ्रमित जो हमारा समाज होता है, वो कभी भी किसी को भी सही दिशा निर्देश या कभी भी सही डायरेक्शन में वो काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सामाजिक संगठनों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को सही दिशा के अंदर लेकर जाएं। ये तो बात रही कि सामाजिक स्तर पर जो है वो हमें कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें पारिवारिक स्तर पर, क्योंकि एक परिवार जो होता है वो ही आगे मिलकर, आगे जो काफी सारे परिवार मिलकर ही एक जो है समाज का निर्माण करते हैं। अगर एक परिवार जो है वो एक अच्छी विचारधारा को फॉलो करता है, तो वैसे वैसे बहुत सारे परिवार मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो पारिवारिक स्तर पर जो है हमें हमेशा ही अपने घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए जो कि जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो। जैसे कि तथागत ने भी अपने धर्म के अंदर हमें जो मार्ग दिया, मध्यम मार्ग, उसमें भी उन्होंने आत्मदीपो भाव का जो है कंसेप्ट हमें दिया, अपना दीपक स्वयं बने। तो हमें अपने बच्चों को जो है वो इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपना मार्ग स्वयं खोज सकें। और इसके अलावा मतलब हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो, जो तथागत ने कही थी, जो बुद्ध ने बात कही थी, कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो किताबों में लिखी है या किसी महापुरुष ने कही है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। अब किसी भी बात को आप इसलिए मानो जब तक वो बात आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और जो बात सभी के लिए कल्याणकारी ना हो, यानी हमारे तर्क की कसौटी पर उतरे और जो उसके लिए कल्याणकारी। तो हमें अपने बच्चों को ये चीजें समझानी होगी कि कौन सा मार्ग जो है वो उनके लिए कल्याणकारी है। उसके लिए शुरू से ही जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है। बच्चे की पहली जो टीचर होती है वो उसकी मदर होती है। तो सबसे पहले हमें अपने समाज की जो महिलाएं हैं, जो मदर्स हैं, उन्हें ही हमें इस कल्याणकारी मार्ग के ऊपर लेकर आना होगा, ताकि वो आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको ये सारे संस्कार, ये सारे हमारी जो नैतिक मूल्य हैं या बुद्ध का दिया हुआ मध्यम मार्ग है या बाबा साहब के द्वारा दिए हुए जो हमारी शिक्षाएं हैं वो हमारे बच्चों के अंदर वो आ सके। तो हमें जो गृहिणियां हैं और जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, उन्हें ही सबसे पहले हमें इसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा। बाबा साहब ने नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। हमने इन 3 नारों को रट तो लिया, लेकिन इन 3 नारों का मतलब, कृपया अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हमने इन 3 नारों को पढ़ तो लिया, रट भी लिया, लेकिन हमने इन 3 नारों का जो है असली मतलब जो है वो नहीं समझा। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर हमारे लिए मतलब हम व्यवसाय ढूंढ लें या उसके बेस पे हम नौकरी लग जाए, पैसा कमा लें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम
उस शिक्षा को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद ही जो है हम संघर्ष कर पाएंगे और उसके बाद ही हम जो है संगठित हो पाएंगे। तो शायद शिक्षा का सही मतलब अभी तक हमने नहीं समझा है, इसीलिए हमारा समाज ना तो अभी तक संगठित हो पाया है, ना ही हम संघर्ष कर पा रहे हैं उस स्तर पे जिस स्तर पे हमें संघर्षशील होना चाहिए। तो यहाँ जब बात हमारी हो रही थी कि बच्चों को कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर हमें लेकर आए, तो स्टार्टिंग से ही हमें बच्चों को जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है और जैसे जैसे वो अडोलेसेंस एज में या उससे छोटी एज में जो वो थोड़ा सा होता है, तो जब बहुत जिज्ञासा होती है बच्चे में, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं। तो हमें उसके उनके प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनके हर प्रश्न को ध्यान से सुनकर और फिर उसका हमें एक तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए, ताकि बच्चे की जो जिज्ञासा है वो हम शांत कर सकें। ऐसा नहीं है कि उसकी जिज्ञासा को अगर हम शांत नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको कुछ भी कह के उसको टाल देंगे या हम उसको डांट देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर बच्चा मान लो छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो वो मतलब अपना गुस्सा दिखाते हैं, उस टाइम पे हमें उनको बहुत प्यार से हैंडल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा जो है उस टाइम नहीं समझ पाता कि उसका क्या मतलब कैसे उसको रिएक्ट करना है। वो जैसे उसका मन करता है, जैसे उसकी भावनाएं वो व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो हमें उसको बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने आसपास के वातावरण को जब वो एक्सप्लोर करता है, तो बहुत सारी चीजें उसके सामने आती हैं, तो वो सभी चीजों को जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासु होता है। और ये जिज्ञासा वाली जो प्रवृत्ति होती है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। अगर हम बच्चे की उस जिज्ञासु प्रवृत्ति को वहीं दबा देंगे, तो वो बच्चा जिज्ञासु नहीं रहेगा, तो वो बच्चा आसपास के वातावरण से जो नेगेटिविटी है उसको फिर वो अडॉप्ट कर लेगा। और यहीं पे जो है अंधविश्वास की बातें यहाँ से ही शुरू हो जाती। तो हमें इन चीजों से बचना है और हमें अपने बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको हमें बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से हमें उसको हैंडल करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके और सही दिशा में शांत कर सके। हो सकता है किसी टाइम पे हम उसकी जिज्ञासा को नहीं शांत कर पा रहे हैं, तो हम उसको ये कह के उसको हम शांत कर सकते हैं कि बेटा इसका अभी मुझे इसका पता नहीं है, या तो आप भी इसका आंसर ढूंढो या मैं भी इसका आंसर ढूंढती हूँ, तो हम दोनों मिलके ढूंढते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है, उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है। तो अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों के साथ, तो उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूर डेवलप होगा। और जैसे ही बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, वो बच्चा फिर अंधविश्वास की तरफ नहीं नहीं जाता, अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ वो नहीं जाएगा। और हमारे पास तो बुद्ध का दिया हुआ इतना अच्छा कल्याणकारी मार्ग है, अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस मार्ग पे चलने की शिक्षा दें, तो बच्चा जो है वो किसी भी तरह से भटकेगा नहीं, क्योंकि बुद्ध ने हर तरह से हमें गाइड किया है, बाबा साहब ने हर तरह से हमें गाइड किया है। तो अगर उनकी गाइडेंस हमारे पास इतनी ज्यादा है, तो हम अपने बच्चों को उस तरह से क्यों नहीं गाइड कर सकते। तो वो एक स्टार्टिंग वो परिवार से ही होती है। अगर सबसे बड़ी बात है, बच्चे जो है वो हमेशा अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, अपने माता पिता को देख के उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे वो ही करेंगे जो उनके माता पिता करें। अभी हमारे समाज में जितने भी हम ये जो देख रहे हैं कि बच्चे अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस घर में जो माता पिता है वो भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, तभी वो बच्चे जो हैं वो अंधविश्वास में पड़े हुए। तो इसका सबसे बड़ा जो जिसको हम कहेंगे कि सबसे इस समस्या का सबसे बड़ा हल यही है कि हम सामाजिक दृष्टिकोण को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने परिवार के अंदर लेकर आए, और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम इतना फैलाएं कि बच्चा जो है अंधविश्वास की तरफ ना मुड़ के वो हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करे। जहां बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं होती, वहां ही वो एक दूसरा अल्टरनेट खड़ा कर लेता है, जिसको हम अंधविश्वास या पाखंडवाद कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो उन्हें हमें प्रकृति से जरूर जोड़ना, क्योंकि आप अगर खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद अगर विश्लेषण करेंगे, तो
आप देखेंगे कि जो लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, वो लोग प्रकृति के नियमों से भी बंधे हुए होते हैं और प्रकृति जिस तरह से अपने आप को परिवर्तित करती है, वो चीज़ें भी वो उस चीज़ का भी वो विश्लेषण करते हैं। और उस चीज़ में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे अंधविश्वास और पाखंडवाद की बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम जो हैं वो बहुत ही सटीक हैं और स्पष्ट हैं, जिनके अंदर किसी भी किंतु परंतु की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई स्थान नहीं है। तो अगर हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ेंगे, तो प्रकृति से जोड़ने के बाद वो जो अंधविश्वास का स्थान है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जंगलों में जानवर जो है वो जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या वो किसी अंधविश्वास में पड़े होते हैं, या वो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं? वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का अगर इंसान है, तो वो कहीं पे भी अपने आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर हम अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ रहेंगे, तो एक सबसे हमारा जो सबसे पहला नुकसान क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास जो है वो उसका पतन, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। और जहां आत्मविश्वास की कमी होती है, वहां पे फिर हर चीज जो है वो नीचे चली जाती है। उसमें फिर हमारा जैसे ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी, हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो फिर हम दूसरे मार्ग पे जाने की कोशिश करेंगे। फिर वहां हमारा नैतिकता का पतन होगा, और फिर वहीं हमारा सामाजिक और आर्थिक पतन होगा। तो एक अकेले अंधविश्वास पाखंडवाद से अगर इतना नुकसान है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसी नॉलेज दें जिससे कि उनका माइंड जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाए। जैसे कि अगर हम दिन की शुरुआत जहाँ से हम करते हैं, वहां हमें कुछ नैतिक बातें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमें जो है ये जीवन जो मिला है वो तथागत की अनुकंपा से और भगवान बाबा साहब की अनुकंपा से हमें ये जीवन यापन मिला है, और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जब बच्चा ये देखेगा कि इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा वो जिज्ञासु होगा कि इन्होंने ऐसा हमारे लिए क्या किया है। फिर वो और प्रश्न करेगा कि इन्होंने ऐसा हमारे लिए क्या किया है। फिर हम अगर उन्हें ये बताएंगे कि इन्होंने हमारे लिए ये किया, इन्होंने संविधान लिखा, ताकत हमारे लिए मध्यम मार्ग का आविष्कार किया, और मध्यम मार्ग जो है वो मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम मार्ग है। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे तो उनके अंदर और जिज्ञासा पैदा होगी, और वो इन चीजों के बारे में पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे, तो उनके अंदर वो चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। क्योंकि ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि एक बार किसी ने बुद्ध को और बाबा साहब को पढ़ लिया, तो उसके बाद वो आदमी या जो इंसान है वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं गया। क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं, इतने मूल्यवान विचार हमें दिए हैं, जिनका पूरे संसार में कोई मुकाबला नहीं है। तो इतने अच्छे विचार और इतने अच्छे मूल्यवान विचार अगर हमारे पास हमारे धरोहर के रूप में है, तो हमें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात हमें बच्चों को समझानी। और हमारी दिनचर्या में हमें बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियां भी सुनानी चाहिए। बाबा साहब के बारे में, उनके बारे में इतने सारी कहानियां हैं, या उनके बारे में इतने सारे उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तथागत की इतनी सारी कहानियां हैं जो हम बच्चों को रात को सोने से पहले हम उनको सुनाएं, तो उनके माइंड में वो बातें बैठ जाएगी। और आप साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक खास एज में अगर बच्चों को उनके दिमाग में कोई चीजें बिठाई जाए, तो उनके हमेशा वो माइंड में रहती है। हम लोग भी अगर हम मान लो 12 से लेके और 12 से 20 साल की आयु में जो कुछ हमने सीखा है, वो आज तक हमें याद है, वो आज तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि वो एज जो है वो सबसे ज्यादा सीखने वाली एज होती है। तो हमें सामाजिक स्तर पे एक ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करके हमें उनकी गतिविधियां इस तरह की करनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ सके। और पारिवारिक स्तर पर भी हमें जो एडोलेसेंस एज में जो बच्चे हैं उनका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो उनके शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। और उस लेवल पे बच्चे को जो है सबसे ज्यादा पेरेंट्स की जरूरत होती है, उनके प्यार की जरूरत होती है, उनके सहारे की जरूरत होती है। तो हमें उस एज में बच्चों को संभालना बहुत जरूरी होता है। और उससे पहले अगर हम छोटे बच्चों के अंदर तथागत की शिक्षाओं के बारे में और बाबा साहब के विचारों के बारे में अगर हम उनको अवगत कराएं, उनको सिखाएं, तो
एडोलेसेंस एज में वो बच्चा जो है वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। तो अभी तो मेरा बस इतना ही मुझे कहना है कि अपने बच्चों को हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जोड़ें और खासकर महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले अपने माइंड को जो है इन चीज़ों से हटा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर जगाएँ, ताकि वो बच्चों के अंदर उसी तरह के नैतिक मूल्यों का, उसी तरह के मूल्यों का जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिए हैं, या हमारे महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें इस तरह की गतिविधियाँ करते रहना चाहिए। तो मैं पुनः धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन और आप सबकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मुझे इतना अभ्यास नहीं है बोलने का, फिर भी मैंने कोशिश की है। मुझसे कोई अगर गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैम, आपने बहुत ही बारीकी से सारे विषयों को आपने रखा कि हमें किस तरीके से सामाजिक स्तर पर कार्य करना है और पारिवारिक स्तर पर, क्योंकि जब हमारा बच्चा या हमारा समाज अंधविश्वास से अगर जुड़ता है या अंधविश्वास उसके अंदर है, पाखंडवाद है, तो वो कहीं न कहीं उसका आर्थिक पतन, नैतिक पतन, राजनैतिक पतन, सामाजिक हर तरीके का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पारिवारिक स्तर पे हमें नैतिक मूल्य स्थापित करने चाहिए बच्चों में, तभी कुछ संभव हो पाएगा। बहुत ही अच्छे से आपने बताया, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इसी क्रम में आगे हमारी अगली वक्ता के रूप में है परवीन सोनिया बौद्ध जी। ये गुरदासपुर पंजाब से हैं। हम इनको सुनना चाहेंगे। इससे पहले सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक और कैमरा बंद रखें। जो भी वक्ता हमारे बोल रहे हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो, वो अपनी बात आराम से रख पाएँ और सभी तक पहुँच सकें। पुनः सबसे अनुरोध है, क्योंकि हर किसी के पास महत्वपूर्ण विषय और विचार होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वो हम तक पहुँचे, तो ज़रूर समाज का भला होगा, कल्याण होगा। आएँ श्रद्धेय प्रवीण जी, आपका स्वागत है इस गूगल मीट में। अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परवीन सोनिया बौद्ध गुरदासपुर पंजाब से सबसे पहले महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल को सादर वंदामी कहती हूँ और इस मीटिंग में सभी शामिल हुए साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। साथ में ही मैं आप सबको, जो कि धम्मभूमि के लिए दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद कहती हूँ, जिन्होंने धम्म कारवां और बाबा साहब का कारवां आगे और आगे ले जाने के लिए दिन रात जो वो काम करते हैं। आज का विषय है बच्चों को अंधविश्वास से बचाते हुए मनोबल कैसे बढ़ाएं। जो हमारी पहली वक्ता डॉक्टर रेणु बाला बौद्ध जी ने अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से जो रखी है, मैं उनकी बात जो है वो आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने बात की है कि विचार जो है वो बहुत जरूरी है, वो हमारे परिवारों में अच्छे विचार जो हैं वो होने चाहिए और उन विचारों को जो सबसे पहले किनका सबसे ज्यादा जो महत्व है वो पेरेंट्स का है, उनकी पेरेंटिंग का है, वो कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे विचार जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं। सबसे पहले हम सबको पता ही है कि अंधविश्वास क्या है। जो वस्तु जिस प्रकार की है उसे उस रूप से ना देखना, उसकी जगह उस वस्तु को प्रचलित धारणाओं, रूढ़िवादी रीति रिवाजों के अनुसार बिना किसी भी तर्क के अपना लेना अंधविश्वास है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं बचपन से अंधविश्वासी नहीं थी, थोड़ी बहुती जो शंकाएं थी वो मेरे मन में रही हैं और जब से मैं बाबा साहब के मिशन से और धम्मभूमि से जुड़ी हूँ, जो मेरे मन की शंकाएं थी वो सारी की सारी जो हैं वो दूर हो गई हैं और मैं बिल्कुल अब अंधविश्वास से मुक्त जीवन जो है वो जी रही हूँ और इसके लिए मैं बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की हमेशा ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मुझे
ऐसा जीवन जो है वो जीने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि अभी हमारी पहली वक्ता ने ये बात रखी है कि जो पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चों में अंधविश्वास को हटाने के लिए और उनमें मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए, हमारे घर में ये अक्सर समस्याएं आती हैं कि जो पेरेंट्स हैं, हमने ये तो हमने अक्सर सुना है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो घर में पति पत्नी होते हैं, वो दो पहियों के समान जो है वो काम करते हैं। अगर वो जो दोनों पहिए सही बैलेंस के साथ चलते हैं तो जो परिवार की गाड़ी है वो कुशल रूप से जो है वो चलती है। और अगर उनमें किसी तरह की कोई इम्बैलेंस हो जाता है, कोई मतभेद होते हैं, तो उसका असर जो है वो बच्चों पर भी पड़ता है। और आजकल जो हमारे परिवार हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं, जब भी हम इस काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों पेरेंट्स के विचारों में जो वो मतभेद होता है। एक साथी जो है, अगर वो पूर्ण तौर पे अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है तो वो पूर्ण तौर पे तर्क पर आधारित जीवन जो है वो जीता है। लेकिन दूसरा अगर साथी मनुवादी कर्म कांडों को मानता है और उस धारा को मानता है, तो दोनों साथी में जो मतभेद होता है उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। वो जो बच्चे हैं वो हमेशा दुचित्ती में रहते हैं कि मेरी माँ ठीक है या मेरे पिता ठीक हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि किसकी धारा जो है वो सही है और मैंने किस धारा के साथ आगे जाना है। सबसे पहले मैं ये सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि जो भी हमारे अंबेडकरवादी साथी हैं, जिनकी विचारधारा बहुत क्लियर है, तर्क के आधार पर है, वो कभी भी अपने जो साथी उनकी बात को नहीं मानता, उनके सामने कभी भी वो जो है वो लड़ाई झगड़े के रूप में ना रहें, बल्कि अपनी बात जो है वो बहुत निम्रता के साथ रखें और एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करें। किसी विद्वान ने कहा है कि एग्जाम्पल इज नॉट द मेन थिंग इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, इट इज द ओनली थिंग। इसका अर्थ है कि उदाहरण दूसरों को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बल्कि ये एकमात्र चीज है। अगर आप एक सही और बिल्कुल प्योर एग्जाम्पल बनकर अपने जीवन साथी के सामने या अपने बच्चों के सामने आएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको जो है वो फॉलो करेंगे। इसके लिए पेरेंट्स को जो कि अंबेडकरवादी विचारधारा रखता है, धम्म की विचारधारा रखता है, उसको बहुत निम्रता से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं कि जो एक सभ्याचार, एक धर्म फॉलो अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी उच्च मनोबल ग्रहण नहीं, ना ही अपने सकते हैं। हमारा जो सभ्याचार है, हमारा धर्म मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर घर में माता पिता मनुवादी कर्मकांड नहीं करते हैं, तो अगर एक माँ जो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखती है, चूड़ियां नहीं पहनती है, माथे जो है वो मांग में सिंदूर नहीं भरती है और गुलामी के बाकी जो चिन्ह है उसको वो नहीं पहनती है, तो निश्चित ही उसके बच्चे जो हैं वो उनके सामने वो एक एग्जाम्पल बनकर सामने आएगी और उसके बच्चे समझेंगे कि मेरी माँ का जीवन कितना सरल है और ये बाकी महिलाओं की तुलना में तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि ये वो बाकी कर्मकांड तो करती ही नहीं है। उन्हें जब ये बात माता पिता समझाएंगे कि रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, उसको वो एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, इसमें पैसा और समय हम बर्बाद करेंगे, ये एक षड्यंत्र है। तो हर बात को जब वो तर्क की कसौटी पर रखते हैं तो बच्चे इस बात को समझते हैं और उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। उन्हें समझ आएगी कि संघर्ष जो धारणा है, जो हमारे पुरखों की धारणा है, उससे उनको आत्मबल मिलेगा, उनका मनोबल से वो भर जाएंगे। माँ बाप को चाहिए
कि बच्चों को छोटी उम्र से ही वो ऐसा माहौल दें कि जिनमें उनके महापुरुषों की विचारधारा हो, उनका अपना इतिहास हो, बुद्ध धर्म में शीलों के साथ वो पले बढ़े। और ये काम माता पिता को ठीक उसी तरह से करना चाहिए जैसे रिले दौड़ जो होती है, उसमें वो साथी खिलाड़ी को अपना बैटन जो होता है, जो डंडा होता है, वो अगले खिलाड़ी को, भावी खिलाड़ी को दे देते हैं। और वो जो अगला खिलाड़ी होता है वो इसी तरह से अगले खिलाड़ी को जो है वो बैटन देता है। जितनी तेजी से हम अपनी भावी पीढ़ी को ये धम्म रूपी बैटन जो है उसके हाथ में देंगे, उतनी ही जल्दी से जो धम्म है वो आगे बढ़ेगा। जैसे हमें धम्म जीवन के बहुत पिछले सालों में मिला है, जैसे मैंने अपने जीवन में जब मैं 40 साल की हुई तो मैंने धम्म का जो रास्ता है वो अपनाया। और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लेट थी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था बहुत ज्यादा, और जो हमें मिला वो उस जीवन के बहुत पिछले सालों में मिला। और हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों के शुरुआती जीवन में जो है उनको धम्म का संकल्प दें। और जैसे हमारे पहले वक्ता ने बताया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बुरा असर डालती है हमारे बच्चों पर। और मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करूंगी कि जब भी वो बच्चे, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, जब भी वो फोन के साथ हों या कोई और चीज ऐसी वो देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहें, उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है कांटेक्ट में रहे। और एक बात है, जो रीडिंग की हैबिट की बात की है मैडम ने, जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों में जो है वो रीडिंग हैबिट है। बच्चे, आपने अक्सर ही सुना है कि वहां पर पेरेंट्स, लोगों के हाथों में बुक्स होती हैं और हमारे हाथों में वो फोन होते हैं। और ये जो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं, और जो पेरेंट्स करेंगे बच्चे वो ही जो है करना प्रेफर करेंगे। सो हर पेरेंट्स को ये पूर्ण तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को क्या परोस रहा हूँ, क्योंकि वो जो खुद करेगा वो बच्चे भी वही करेंगे। सो आगे मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए कहूंगी कि जो बाबा साहब थे उन्होंने भी हमें ये संदेश दिया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे परवरिश करनी चाहिए। और ये अब तो बाबा साहब हमारे पास नहीं है और ये काम हमें करना है। जैसे उन्होंने कहा है कि बच्चों को अवसर आने पर जो वो साबित करें कि वह बुद्धिमत्ता और काबिलियत से किसी से कम नहीं है। अगर आप बच्चों को ये बताएंगे कि वो किसी से कम नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहेंगे, तो उनमें मनोबल जो है वो बढ़ेगा। बच्चों को हमेशा जो है उनका हौसला बढ़ाते रहें। उन्हें ये सिखाएं कि पढ़ लिख कर वो निजी खुशी की राह की बजाय अपने समाज को मजबूत बनाएं और सम्मान योग्य बनाने का काम करें, तब वह असली खुशी पा सकेंगे। उन्हें असली खुशी के बारे में जो बताइए, और ये सारे काम आप अपने बच्चों के सामने खुद भी करें कि उनको पता लग सके कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी जो है उनको इस बात से जो है वो आप एक मॉडल की तरह उनके सामने पेश आएंगे तो वो खुद भी उसी चीज को अपनाएंगे। बच्चों को सॉरी बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए और उन्हें टाइम टू टाइम ये बताना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था, लो एम इज अ क्राइम। सो हमें अपना एम जो है वो बड़ा रखना चाहिए, और उसके लिए हमें मनोबल जो है वो किस तरह का हमारा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस, उसके बारे में भी बच्चों को टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करते रहना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि जो ये प्राप्ति है, जो ये उनका हाई एम है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो धैर्य रखकर मेहनत से बिना थके हुए जो है वो यत्न करें, तभी वो जो हाई एम है, जो बड़ा एम है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो उनका मन है, वो जो सोच है, वो अपने एम पर पूरी तरह से केंद्रित करें। उन्हें समझ आएगा कि संघर्ष से ही विकास होता है, ना कि जो आडंबरों से या किसी भगवान का नाम लेकर
हम कोई बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं, ये उन्हें तभी समझ लगेगा, उन्हें संघर्ष की तभी बात समझ आएगी अगर वो आपका भी संघर्ष देखेंगे। उन्हें समझाएं कि जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है वो पाकर वो अगर जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं या की है, अगर वो समाज के हित में नहीं है, तो ये शिक्षा जो है वो एक जंगली जानवर से भी भयानक हो सकती है। सो ये सभी बातें हमें उनको जो है टाइम टू टाइम उनके साथ को बतानी चाहिए, उनके साथ अधिक से अधिक जो टाइम है वो गुजारना चाहिए, ताकि हम बच्चों को जो है वो अपनी बात रख सकें और उनके मित्र बनकर उनका जो उनको समझाना चाहिए, और ताकि वो अपने मनोबल को जो है पूरा मजबूत कर सकें। और इसमें जैसे हमारी पहली वक्ता ने बताया है कि समाज संगठन कैसे काम कर सकते हैं, तो मेरे मन में एक ये भी विचार है कि हम जो धम्म भूमि है वो कुछ ऐसे कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए 2 या 3 दिन के जो शिविर होते हैं वो भी रखे, तो हमारे बच्चे जो है वो भी जो धम्म की परंपरा है उसको बहुत अच्छी तरह से जल्दी से जो है वो सीख पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे वहां अगर एक ही एज के होंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। सो मैं इतनी बात ही अपनी आपके सामने रखते